बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 की है और इसके हम पहले 6 चैप्टर ईटा टेस्ट के हवाले से हम हल कर चुके हैं। याद रखें कि ये जो हमारी स्टडी है ये हम सिर्फ ईटा टेस्ट के लिए कर रहे हैं। बाकी आज हम इसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये और बाकी जो चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह इनको हल करने, सारे चैप्टर्स को आज की वीडियो में मुकम्मल हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7 एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सपोनेंट जो है वो पावर को कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। मिसाल के तौर पर ये 2 है, इस 2 को 4 मरतबा ज़रब किया है। ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे और 2 की पावर 4 लिख लेंगे। तो ये जो 2 है इसको हम बेस कहते हैं और ये जो 4 है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट भी इसे कहते हैं या पावर भी इसको कहते हैं, और इससे जो कीमत हमारे पास आती है उसको वैल्यू कहते हैं। बात की समझ आ रही है? तो ये बात अपने पास नोट करें कि एक्सपोनेंट आर आल्सो कॉल्ड पावर आर इंडिसेस। एक्सपोनेंट को पावर या इंडिसेस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। इस पर हमारे पास कुछ बातें हैं, जैसे कि a की पावर n, जो a है इसको बेस कहते हैं और जो n है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इस तरह 6 की पावर 7, 6 को बेस कहते हैं और जो पावर 7 है 7 को एक्सपोनेंट कहते हैं। ये हमारे पास क्विक चेक लिखा हुआ है 5 की पावर 4। ये जो 5 है ये बेस है, जो 4 है ये एक्सपोनेंट है और जो 625 है ये वैल्यू है। बात की समझ आ गई है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है जनरल फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, जनरल फॉर्म में हमारे पास है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। कितनी मरतबा 5 ज़रब हुआ है? 5 मरतबा 5 ज़रब हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे कि 5 की पावर 5। ठीक है, इस तरह b भी 6 मरतबा लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे कि b की पावर 6। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम पावर लिखेंगे, जबकि जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे ही ज़रब देंगे। बात की समझ आ गई है? चले अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ, ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ और नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। तो देखें प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है। प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। इस प्रोडक्ट लॉ को लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं। दिस लॉ एड्रेसेस द फॉलोइंग 2 केसेस। ये 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1, व्हेन बेस आर द सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। ये कहता है कि ये 2 किस्म की होती हैं जिसका बेस एक जैसे हो लेकिन पावर जो हो वो मुख्तलिफ हो। जैसा कि यहाँ पे 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, तो बेस जो है वो 5 है यानी वो बराबर है, जबकि जो पावर है वो मुख्तलिफ है, 4 है और 2 है। तो इस हालत में क्या करना चाहिए आपको ये भी बताऊँगा। बाकी हमारे पास दूसरा केस है व्हेन बेस आर डिफरेंट। ये कहता है जब हमारे पास बेस मुख्तलिफ हो बट एक्सपोनेंट आर द सेम, लेकिन जो पावर है वो इसकी सेम होगी। तो ये कौन सा तरीका होगा? तो यहाँ पे देखें 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो 5 हम सिर्फ 1 लिखेंगे और ऊपर के जो हमारे पास पावर है उसको जमा कर लेंगे। 4 जमा 2 6, तो 5 की पावर 6 लिख लेंगे। बात की समझ आ गई है? अब हम इसका जो ये कानून जो है इसको इस तरीके से लिखते हैं, a की पावर n ज़रब a की पावर m। तो a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है, a की बेस सेम है a और पावर इधर n है और इधर m है, पावर मुख्तलिफ है, तो हम इसको आपस में जमा कर लेंगे और एक बेस ले लेंगे। दूसरी बात ये कहता है कि बेस मुख्तलिफ हैं, 3 और 2 हैं और पावर सेम है पावर सेम है 2 और 2। तो आपने इस हालत में क्या करना चाहिए? तो इस हालत में देखें a की पावर m ज़रब b की पावर m, तो a ज़रब b होल की पावर m। बात की समझ आ गई है? यानी a ज़रब b लिख लेंगे और जो इधर पावर m है ना दोनों की, उसका सिर्फ एक m ले लेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 3।
तो इन्होंने क्या किया, 1/3 और 2/3 को आपस में ज़रब में लिखा, और इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इनका पावर 1 लिया। सो उम्मीद करता हूँ अब इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपके लिए मैं लिख लूँ कि पहला केस 1, उसमें हमारे पास बेस सेम है। ठीक है, क्या है, बेस सेम है। इधर भी ए है इधर भी ए है, लेकिन पावर मुख्तलिफ है, इधर n है और इधर m है। तो इसका ये कानून है कि हम एक बेस ले लेंगे और जो पावर है उसको आपस में जमा कर लेंगे। इसका एक सवाल कर लेता हूँ, 2 की पावर 3 ज़रब 2 की पावर 4। तो आप देखें बेस सेम है तो 2 लिख लेंगे और 3 और 4 को आपस में जमा कर लेंगे। 3 जमा 4 तो हमारे पास 2 की पावर 7 आ गया। केस 2 में हमारे पास क्या है, तो केस 2 में हमारे पास देखें कि बेस डिफरेंट है। इधर 2 की पावर 3 है और इधर 4 की पावर 3 है। तो इधर 2 है और इधर 4 है, लेकिन इसका जो पावर है वो सेम है। इधर भी 3 है इधर भी 3 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 ज़रब 4 ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और पावर इसका सिर्फ 3 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों केसेस आ गए हैं प्रोडक्ट लॉ में। अब हम बात करते हैं कोशेंट लॉ में। तो कोशेंट लॉ में हमारे पास दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ फॉर डिवीज़न। ये कानून को हम लॉ फॉर डिवीज़न भी कहते हैं, बिकॉज इट डील्स विद डिवीज़न ऑफ एक्सपोनेंट एंड एड्रेसेस द फॉलोइंग 2 केसेस। और इसके भी 2 केसेस हैं। सबसे पहले 1 बेस और द सेम बट एक्सपोनेंट और डिफरेंट। वही बात है कि बेस सेम है लेकिन पावर मुख्तलिफ है। नेक्स्ट दूसरी बात है कि व्हेन बेस और डिफरेंट बट एक्सपोनेंट और द सेम। तो ये भी वही केस है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो तकसीम में हमारे पास है a की पावर m तकसीम a की पावर n। तो हम क्या कर लेंगे, बेस हमारे पास सेम है तो हम 1 ले लेंगे बेस और ऊपर m-n कर लेंगे। यहाँ पर देखें केस 1 डिवीज़न में हमारे पास केस 1 क्या होगा, केस 1 हमारे पास होगा a की पावर m तकसीम a की पावर n। इसका हमारे पास बेस सेम है तो हम एक बेस ले लेंगे, ऊपर ये तकसीम है तो तकसीम में हमारे पास मनफी आएगा, m-n। बात की समझ आ रही है। चले अब हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पर 2 की पावर 5 तकसीम 2 की पावर 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस 2 आ जाएगा और 5-3 आ जाएगा। तो इससे रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 की पावर 2। ठीक है। सो इसी तरह केस 2 में हमारे पास क्या होगा, केस 2 में हमारे पास इधर तो बेस सेम थे पावर मुख्तलिफ थी, लेकिन इधर केस 2 में हमारे पास बेस क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, और पावर क्या होगी, सेम होगी। मिसाल के तौर पर इधर भी m है और इधर भी m है। हमारे पास क्या हो जाएगा, a तकसीम b यानी a तकसीम b और होल की पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। यहाँ पे देखें a तकसीम b होल की पावर m। इसका हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर 3 तकसीम 3 की पावर 3, तो इसमें क्या आएगा, 2 तकसीम 3 और इन दोनों की पावर 3 आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इनको लाजमी अपने पास नोट कर लें, x की पावर 19 तकसीम y की पावर 19। ठीक है, a की पावर 49 तकसीम b की पावर 49। तो ये कैसे आएगा, x की पावर 19 तकसीम y की पावर 19, x की पावर 19 तकसीम y की पावर 19। तो देखें हमारे पास बेस मुख्तलिफ है लेकिन पावर सेम है, तो x तकसीम y कर लेंगे और होल की पावर 19 कर लेंगे।
तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पावर लॉ। दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व एन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पावर एक्सपोनेंट। ये हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस 5 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? 5 की पावर 2 जमा 2 अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ को इन्होंने अप्लाई किया। 2 और 3 को आपस में ज़रब दें तो 2 3 6 इन्होंने ज़रब दिया, 2 3 6, ऐसा भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पावर लॉ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें पावर लॉ, देखें 5 की पावर 2 होल की पावर 3। तो ये जो आपस में पावर्स हैं इनको आपस में ज़रब दें। 5 की पावर 2 ज़रब 3 तो 5 की पावर 6। बात की समझ आ गई है। मिसाल के तौर पर ये a है, a की पावर m की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा a की पावर mn, ये पावर लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास बटा फॉर्म में है 2 की पावर -1 बटा 3 की पावर 4। तो ये देखें ये इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ, डिवाइड 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 4, ये ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ है। व्हेन मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स m एंड n, m ज़रब n इज़ सेम एज m डॉट n और mn। ये कहता है कि दो नंबर जो ज़रब देते हैं तो उसको m ज़रब n भी लिखते हैं, m डॉट n भी लिखते हैं और mn भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बट अकॉर्डिंग टू कोशेंट लॉ, 2 की पावर 4 तकसीम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 -4 तो 2 की पावर 0 आएगा। सो वी कैन सी दैट 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि दोनों तरीक़ों से हमारे पास सेम जवाब आता है कि अगर हम इसको इस तरह ज़रब में लिखें और तकसीम कर लें, इसको इसके साथ कैंसिल कर लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इससे जवाब 1 आता है। अगर हम इस तरीके से कर लें कि एक्सपोनेंट ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ के तौर पर कर लें तो इससे भी जवाब हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है a की पावर 0 बराबर है 1, ठीक है। इसे कहते हैं इफ़ a इज़ एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर देन a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये इसे कहते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ किसे कहते हैं? 3 की पावर 3 तकसीम 3 की पावर 5। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 तकसीम 3 की पावर 5। तो इसको अगर आप हल करेंगे ना तो यह आ जाएगा 1 बटा 3 ज़रब 3, 1 बटा 3 की पावर 2, और ये इस तरह भी आता है 3 की पावर -2, क्योंकि ये बटा है ऊपर जाएगा तो मनफी हो जाएगा, 3 की पावर -2। तो इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, ये वाला लॉ है इसके अंदर। इफ़ a इज़ एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड m मेंबर होगा z का, देन a की पावर -n m बराबर है 1 बटा a की पावर m, एंड a की पावर m बराबर होगा 1 ओवर a की पावर -m। ये इस तरह है जैसा कि हमारे पास है 2 की पावर -3, ये हमारे पास बराबर है 1 बटा 2 की पावर 3 के, ठीक है। 1 बटा 2 की पावर 3, बटा के नीचे आएगा तो प्लस आएगा, ऊपर जाएगा तो मनफी हो जाएगा। और हमारे पास अगर ये आ जाए कि 3 की पावर 2 तकसीम क्या है, इधर 3 की पावर यानी इसका जो बेस है वो सेम है, 3 की पावर 2 तकसीम 3 की पावर 5। तो इन्होंने ऐसा किया है कि 3 की पावर 2 -5, अब 2 -5 से हमारे पास 3 की पावर -3 आता है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ इसे कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 3 की पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। और 1 ओवर ये हमारे पास 1 बटा -m ये बराबर है 1 ओवर a की पावर m के बराबर है, ठीक है। और अगर हमारे पास a की पावर क्या है
ये देखें a की पावर मनफी m 1 और a की पावर m। अगर a की पावर m है पॉजिटिव तो ये आएगा 1 और a की पावर मनफी m, यानी बटा के नीचे आएगा तो मनफी हो जाएगा। अगर मनफी m है और बटा के नीचे आ गया तो प्लस m हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। ये कहता है कि इस बात को अपने पास नोट कर लें कि 1 रेज़ टू एनी पावर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कहता है कि एक की जो भी पावर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर 1 की पावर 23, तो ये हमेशा 1 ही आएगा। बात की समझ आ गई। दूसरे जो पॉइंट कहता है, ये कहता है एनी नंबर रेज़ टू द पावर 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये कहता है कि कोई भी नंबर हो और उसका पावर 1 ले लें तो वो नंबर बजाते खुद आएगा। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई होगी। ये एक आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये कहता है कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल ऑफ 3 है इसका 1/3 है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 की पावर 8 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 4/1 की पावर 8 है, यार 4 की पावर 8। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज़ 1/2 की पावर 4। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 की पावर 5 इज़ 2/3 की पावर 5। तो ये रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये कहता है अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, मिसाल के तौर पर द रेसिप्रोकल ऑफ 5 की पावर -2 इज़ 1/5 की पावर -2। 1/5 की पावर -2 बराबर है 5 की पावर 0 और 5 की पावर -2। 5 की पावर 0 -2 अप्लाइंग क्वोशंट ला तो ये 5/5 की पावर 2 आएगा। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 5 की पावर -2 इस 5 की पावर 2। यहाँ पे देखें ना, ये कहता है सो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा 5 की पावर -2 इस 5 की पावर 2। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 की पावर -5 इज़ 1/2 की पावर +5। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में वही हिंसा आएगा लेकिन उसकी पावर डिफरेंट होगी। -2/5 की पावर -9 है तो -2/5 की पावर +9 आएगा। सो ये आपने अपने पास नोट कर लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 3 है, इसका रेसिप्रोकल 1/3 आएगा। अगर हमारे पास 2/4 हैं तो इसका रेसिप्रोकल 4/2 आएगा, यानी इसका बटा जो होगा वो उल्टा होगा। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव पावर है। ये कौन सी पावर है, पॉजिटिव। अगर पावर नेगेटिव हो, 5 की पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल 5 की पावर +2 आएगा। अगर हमारे पास 1/3 की पावर -3 है तो इसका 1/3 की पावर +3 आएगा। यहाँ पे देखें 1/2 की पावर -5 है, 1/2 की पावर +5 है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे आप पावर एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर यानी बेसिस, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बेसिस। सो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है -2 ज़रब -2 तो -2 की पावर 2, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। माइनस ज़रब माइनस बराबर है प्लस के, -2 ज़रब -2 ज़रब -2 तो -2 की पावर 3 तो -8 आएगा। हेयर माइनस ज़रब माइनस बराबर है प्लस के, अनदर माइनस टर्न द रिज़ल्ट इनटू माइनस। ठीक है, ये कहते हैं अगर हमारे पास तीसरा भी माइनस आ जाए तो वो फिर हमारे पास रिज़ल्ट माइनस में देता है, यानी मनफी में देता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन ऑब्जर्व दैट इफ़ ए नेगेटिव बेस हैज़ एन इवन एक्सपोनेंट। ये कहता है इस रिज़ल्ट से हमें ये मालूम हुआ कि अगर हमारे पास मनफी बेस हो और उसकी पावर इवन हो, जुफ्त हो, तो एक्सपोनेंट द वैल्यू आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मिसाल के तौर पर हम इस पेज पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखें हमारे पास -2 है, अगर इसकी पावर 2 ले लेते हैं यानी जुफ्त ले लेते हैं इवन, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास -2 है और इधर हम आड लगा लेते हैं 3, 5, 7 कोई भी, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। सो उम्मीद करता हूँ इसकी बात की समझ आ गई होगी। इफ़ अ नेगेटिव बेस हैज़ एन ऑड एक्सपोनेंट, ये मैंने अब ये बात आपको समझा दी कि नेगेटिव बेस हो
और उसको एक्सपोनेंट आड आ जाए तो उसका जवाब ऑलवेज़ भी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आएगा। -4 की पावर 3 तो -64 आया हुआ है। ये रूल आप फॉलो करें। जमा ज़रब जमा, जमा नफ़ी ज़रब नफ़ी, जमा जमा ज़रब नफ़ी, नफ़ी नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। सो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट लॉ, -12 x की पावर 3 होल की पावर 0। जब होल की पावर 0 आ जाए तो हमारे पास इससे जवाब 1 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें, 36 x की 6 y की 3 z की 2 तकसीम 12 x की 4 y की 3 z। ठीक है, 36/12 कर लें और x की पावर 6 - 4 कर लें, y की पावर 3 - 3 कर लें, z की पावर 2 - 1 कर लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2, y की पावर 0, z की पावर 1। तो जब y की पावर 0 आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। 3x की 2 और z आएगा इसे आंसर। इसी तरह 5 की पावर 5 तकसीम 5 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 2। तो बेस सेम है, ठीक है, पावर मुख्तलिफ हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मनफी हो जाएगा। 5 - 3 ज़रब 3 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बेस क्या हो गए, डिफरेंट, लेकिन पावर सेम, तो 5 ज़रब 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 15 की पावर 2, और इससे आंसर आ जाएगा 225। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट 3/6 की पावर -4 ज़रब 3/6 की पावर +4। ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब ऊपर इसके जो ये है पावर रेसिप्रोकल है। 4/7 की पावर 5 ज़रब 4/7 की पावर -4। चलें इसको देख लेते हैं। इसी तरीके से इसका जो बेस है वो सेम है, लेकिन पावर मुख्तलिफ है। तो 3/6 की पावर -4 +4, तो इससे 0 आ जाएगा। 4/7 5 - 4 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3/6 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा इससे, और 4/7 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसका आपस में हल करें, 11/7 आ जाएगा। सो इसको अपने पास नोट कर लें, ये आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ई जुज़ देखें, ई जुज़ में भी हमारे पास यही प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ है, और इसको भी आप अपने पास नोट कर लें। इसी तरह ये जो इसका 4a की 2b ज़रब -7a की 4b, तो इसको भी आपने इसी कानून के मुताबिक क्या करना है, हल करना है। ठीक है, a की पावर 2 है और a की पावर 4 है, तो दरमियान में क्या है, ज़रब है। तो आपने कौन सा कानून इस्तेमाल करना है, b की पावर 1 है, इधर b की पावर 1 है, तो इधर भी आपने कौन सा कानून इस्तेमाल करना है, मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, सो इसको भी आपने हल करना है। नेक्स्ट हम आ गए इसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। सो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो ये तो 7 पॉइंट ये है। यहाँ पे दोबारा आपके लिए प्रोडक्ट लॉ है, a की पावर m ज़रब a की पावर n, a की पावर m प्लस n, a की पावर n ज़रब b की पावर n, a b की पावर n, कोशेंट लॉ है, पावर लॉ है, ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ है। ठीक है, सो इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। अब हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज, a की पावर n ज़रब b की पावर n, पावर सेम है लेकिन बेस मुख्तलिफ है, तो a ज़रब b, ठीक है, a b की पावर n ये आएगा पहला। दूसरा 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 ज़रब 4 64, तो ये आंसर आएगा। x की पावर -3 ज़रब x की पावर 4, बेस सेम है, पावर आपस में जमा हो जाएगी, -3 जमा 4, तो इससे 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 1। सो ये चौथा ऑप्शन आएगा। ठीक है, 7 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। 5 की पावर -3, तो 1/5 की पावर, तो 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 ज़रब 5, तो 125 आता है। ठीक है, तो 25 5 125, या हमारे पास 1 पहला जो हमारे पास है वो करेक्ट आएगा, 1/125। ये देख लेना, यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से आएगा।
ये क्वेश्चन देखें 5 की पावर -3, 5 की पावर -3, तो हम लिखेंगे 1/5 की पावर 3, तो 1/5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 5 125, तो 1/125 आएगा। समझ आ गया है? ये हमारे पास 125 आ गया है। -4 a की 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास -4 a की 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 a की 6 64 आएगा, क्योंकि -4 की पावर 3 जो आएगा ना, 4 4 16, 16 4 64, लेकिन पावर 8 है तो मनफी आएगा। और 2 ज़रब 3, तो 2 3 6, a की पावर 6, -64 a की 6, सो देखें -64 a की 6, ऑप्शन 2 करेक्ट है। द रेसिप्रोकल ऑफ a/b की पावर -2, तो देखें हमने ये पढ़ा कि जो मनफी होगा उसका रेसिप्रोकल प्लस में आएगा, ठीक है। तो a/b की पावर 2, तो ये हमारे पास जी में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, a/b की पावर +2। डिफ़ाइन एक्सपोनेंट बेस एंड वैल्यू यूजिंग एग्जांपल, तो ये हमने हल किए हुए हैं ये क्वेश्चन पीछे से। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो था 7 वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास देखें अलजेब्रिक स्टेटमेंट a लेस देन b, हम इसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऐसे पढ़ते हैं कि a इज़ लेस देन b, लेकिन ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे कि a लाइज टू द लेफ्ट b, a ग्रेटर देन b, इसको पढ़ेंगे a लाइज टू द राइट ऑफ b। हमारे पास ग्रेटर के लिए राइट लिखेंगे और लेस के लिए लेफ़्ट लिखेंगे, ठीक है। a is less than or equal to b, a coincides with b or lies to the left, a इक्वल के लिए coincides लिखेंगे और लेस के लिए लेफ़्ट लिखेंगे। ग्रेटर के लिए भी coincides लिखेंगे, इक्वल के लिए coincides लिखेंगे और ग्रेटर के लिए राइट लिखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम इसके ग्रेडियंट की बात करते हैं जो कि पिछले टेस्ट में आया था। सो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके मुतालिक हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछले टेस्ट में। ये देखें, द ग्रेडियंट इज़ पॉजिटिव व्हेन द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जब अपवर्ड जाएंगे तो हमारे पास जो ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा। बात की समझ आ गई है। द ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव व्हेन इट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये कहता है ये जब लेफ़्ट टू राइट, ये देखें लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आएगा तो हमारे पास ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड ग्रेडियंट पॉजिटिव, और अगर हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, कौन सा डाउनवर्ड, ये हमारे पास ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ़्ट टू राइट यानी डाउनवर्ड नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेडियंट इज़ ज़ीरो व्हेन द लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल। जब लाइन हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो ग्रेडियंट का क्या होगा, ज़ीरो होगा। द ग्रेडियंट इज़ ज़ीरो। द ग्रेडियंट इज़ अनडिफाइंड एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन द लाइन इज़ वर्टिकल। ये जो ग्रेडियंट है ये जब 90 डिग्री पे होगी लाइन तो इस दौरान हमारे पास क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। सो ये लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इसका फार्मूला ये है कि वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ग्रेडियंट मालूम करने का फार्मूला अगर आप देखें वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, बस ये फार्मूला अपने पास नोट कर लें, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना।
सो यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट m पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। सो यहाँ पे अगर आप देखें, द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज़ नोन एज ग्रेडियंट। अगला हमारे पास है द ग्रेडियंट इज़ पॉजिटिव व्हेन द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सी में हमारे पास है इफ़ द हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 3 एंड द ग्रेडियंट इज़ 2 then vertical change is 5. If a straight line is crossing the y-axis at origin -2, the y-intercept is -2, यानी बाद वाला जो हिंसा आएगा वो y-intercept होगा। To find x-intercept of the line we put y is equal to 0 in ax plus by plus c is equal to 0 the line will be horizontal line। तो ये a हमारे पास 0 आएगा, g में हमारे पास ये आएगा, h में हमारे पास ये आएगा, i में हमारे पास ये आएगा, j में हमारे पास ये आएगा, k में हमारे पास ये आएगा। और इसी तरह हमारे पास l में ये आंसर आएगा, m में ये आंसर आएगा और n में हमारे पास ये आंसर आएगा। हमारे पास मैं आपको डिटेल से बताता, लेकिन यहाँ पे बारिश शुरू होने के इम्कानात हैं और इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा सका। थैंक्स फॉर वाचिंग।